हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं 72वीं जो पीपीएससी प्रीलिम्स होने वाली है उसके लिए। और इसमें हमने फर्स्ट वीडियो किया था जिसमें हम लोगों ने बिहार स्पेशल के क्वेश्चन जो 50 से 60 से 59 और 60 से 62 बीपीएससी में पूछे गए थे वो हम लोगों ने कवर किया था डिटेल में। तो जो लोग नए हैं पहले उसको आप देख लें, उसके बाद यहाँ आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या है कि हम पहले बता दिए हैं तो इसमें थोड़ा शॉर्टकट हो सकता है। तो आपको बेनिफिट तभी होगा जो फ्रॉम फर्स्ट वीडियो टू लास्ट वीडियो आप देखोगे। तो ये आपको लेक्चर नंबर 2 है और बिहार स्पेशल का भी पार्ट 2 है। यहाँ पे हम लोग 63rd बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार स्पेशल और 64th बीपीएससी में जो पूछे गए हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि गुल्लक बच्चा बैंक, ये जो बैंक है वो कहाँ है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ पे है। तो देखिए इसको पूरी तरह से समझिए। बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करती है, एक सोसाइटी बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, एक सोसाइटी कब बनती है, कब में, जुलाई 2008 में। जुलाई 2008 में एक सोसाइटी बनाती है। उस सोसाइटी का नाम होता है बाल भवन वो उस किलकारी, क्या नाम है, किलकारी। ठीक है, यहाँ याद रखना क्या। और इसमें क्या है कि ये जो किलकारी है उसका मेन गोल था कि जो बच्चे हैं उसकी क्रिएटिविटी को आपको वेरियस एक्टिविटीज़ या उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेल्प करेंगे। ठीक है, और बच्चे उसके मेंबर होंगे। ठीक है, तो गुल्लक जो है, गुल्लक एक बच्चों का बैंक है। ठीक है, तो ये जो किलकारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी का एक बैंक भी है। इसमें मेंबर कौन होंगे, बच्चे। और बच्चों का बैंक जो होगा, जैसे गुल्लक में आप पैसा रखते हैं ना, ठीक है ना, तो ये गुल्लक का मेन उद्देश्य है कि बच्चों को सिखाना कि कैसे पैसा को सेव करना है। और ये बैंक जो है गुल्लक, वो चलाए भी जाते हैं चिल्ड्रन के द्वारा, बच्चे ही चलाते हैं। इसमें एक कमेटी होती है, इसको चलाने के लिए बच्चों की एक कमेटी है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इस बैंक में जिसका नाम गुल्लक है, इसमें अगर पैसा, इसका मेंबर अगर आपको बनना है तो 10 रुपया देना पड़ेगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है 10 रुपया। ठीक है, और मिनिमम निकाल सकते हो, कम से कम आपको 1 रुपया निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब पूरा एक फाइनेंशियल खत्म हो जाता है तो गुल्लक जो है सो आपके पैसे पे 6% का इंटरेस्ट देता है। मतलब डिपॉजिट मिनिमम कितना कर सकते हैं, 10 रुपया, निकालना है तो 1 रुपया भी निकाल सकते हैं। और साल जब फाइनेंशियल हो जाएगा तो 6% का आपको इंटरेस्ट देगा जो आपका डिपॉजिट है उस पर। ठीक है, और अगर आपका बैलेंस जो है 500 रुपया से ज़्यादा है, 500 रुपया से ज़्यादा अगर आपका बैलेंस उसमें हो गया तो आपको 75 रुपये का बोनस मिलेगा, बोनस ऑफ 75 रुपया। जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये जो गुल्लक में जो खाता खुला है वो गवर्नमेंट बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और गुल्लक में एक जो गुल्लक बैंक है उसमें एक चीज़ और होता है, हर 3 महीने पे ये किया जाता है कि बेस्ट अकाउंट होल्डर कौन है, उसको अवार्ड मिलता है। तो गुल्लक बच्चा बैंक जो है वो कहाँ पे है पूछा जा रहा है, पटना। पहला क्वेश्चन है कि गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है, पटना बिहार में है। ये जो है सो किसके द्वारा बनाया गया है, तो हम बिहार में एक सोसाइटी है किलकारी, बाल भवन किलकारी। ये किलकारी जो है सोसाइटी 2008 में रजिस्टर हुई है। किसके द्वारा रजिस्टर की गई है, तो बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें मेंबर कौन बनेगा, बच्चे बनेंगे। मिनिमम डिपॉजिट कितनी होंगे, 10 रुपया। मिनिमम एटलीस्ट निकालना कितना पड़ेगा, 1 रुपया। क्लियर, 16 वर्ष के जब हो जाएंगे तो आपको इसको गवर्नमेंट बैंक में इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर के बाद जो आपका डिपॉजिट होगा उस पर 6% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। और 500 रुपये से ज़्यादा का अगर डिपॉजिट है तो 75 रुपये का बोनस भी मिलेगा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया, इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा ही नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो सेंसस 2011 है, जल्दी से पास हो जाइए नहीं तो सेंसस 2021 आपको पढ़ना पड़ेगा, 2026 सारे डेटा चेंज हो जाएगी, है ना। तो सेंसस 2011 है, उसमें पूछ रहा है कि मेल की लिटरेसी और फीमेल की लिटरेसी किस स्टेट में सबसे कम है, किस स्टेट में सबसे कम है। तो अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की जो लिटरेसी है
2011 में जो इंडिया की लिटरेसी थी वो 74.04% था, 74.04% था। उसमें मेल जो था वो 82.14 था और फीमेल जो था वो 65.46% था। ठीक है, ये इंडिया की बात हो गई। अब इंडिया में कौन सी स्टेट थी जिसका सबसे ज़्यादा था? तो ये था केरला की लिटरेसी सबसे ज़्यादा था, जो कि 94% था। केरला के बाद लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम है। बिहार जो है, बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम थी, कितनी थी? 61.80। अब इस 61.80, उसके पहले आपको अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान था, तो हम बिहार का 61.80 याद रखेंगे। अब इस 61.80 में मेल का लिटरेसी था 71.2% और फीमेल का था 51.5। ये डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। तो आंसर हो गया कि मेल और फीमेल का इंडिया में सबसे कम लोएस्ट लिटरेसी रेट किस में था परसेंटेज? तो ये था बिहार में। अब बिहार तो हम इंडिया का भी देख लिए कि इंडिया की लिटरेसी रेट 74.04 है, मेल का 82 है और फीमेल का 65 है। केरला सबसे टॉप में है, बिहार सबसे लोएस्ट में है। बिहार लोएस्ट में 61.80 है। बिहार में मेल की 71 है, फीमेल की कितनी है? 51.5 है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का कौन डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है? तो रोहतास 73.37%। समझ में आया? 73.37%, लगभग इंडिया के जो लिटरेसी रेट है उसके बराबर है। और लोएस्ट लिटरेसी रेट कहां पे है? पूर्णिया। अच्छा, मेल लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट है? रोहतास। फीमेल लिटरेसी रेट में बिहार का सबसे ज़्यादा कौन है? रोहतास। अच्छा, लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट में पूर्णिया, लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट में सहरसा। तो आपको याद ये रखना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट रोहतास, मेल में रोहतास, फीमेल में, मेल में भी रोहतास, फीमेल में भी रोहतास और बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी रोहतास है। ठीक है। अब पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम, लोएस्ट की बात करें तो पूर्णिया, इसके बाद मेल में अगर बात करें तो पूर्णिया, लेकिन फीमेल में सबसे कम लिटरेसी जो है वो है सहरसा, विच इज 41.68%। कम से कम डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर याद रखना। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप याद रखोगे तो कभी भी लिटरेसी पे क्वेश्चन पूछेगा तो आप सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन बिहार इन कंपैरिजन विथ अदर स्टेट। लैंड होल्डिंग एवरेज साइज कितना है, मतलब टोटल आपके पॉपुलेशन, टोटल लैंड है ना, तो उसमें एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग बिहार में बाकी स्टेट से किस में लोएस्ट है, सेकेंड लोएस्ट है या हाईएस्ट है या सेकेंड हाईएस्ट है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, एग्रीकल्चर सेंसस होती है हमेशा, तो एग्रीकल्चर सेंसस अभी जो रिसेंट जो हुआ है उसका डाटा आया नहीं है, तो 2015-16 में जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ है उसके अनुसार से अगर एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग की बात करें तो सबसे कम कौन सा है? बताइए सबसे कम कौन सा है? देखिए, तो अगर जो एग्रीकल्चर सेंसस जो 2015-16 में है, रिसेंट वाली अभी आई नहीं है, तो उसके अनुसार से अगर हम बात करें तो केरला में जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है वो है 0.18। ठीक है, स्टेट के बीच में मैं बात कर रहा हूं, और बिहार की है 0.39 हेक्टेयर, 0.39 हेक्टेयर। तो सेकेंड लोएस्ट हम कह सकते हैं। सबसे लोएस्ट किसमें हो गया? केरला, और सेकेंड लोएस्ट क्या हो गया आपको जो है सो एवरेज लैंड होल्डिंग में बिहार आ गया। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड लोएस्ट। लेकिन अगर आप तमनद्वीप का देखोगे या अगर लक्षद्वीप को देखोगे तो वो सब थोड़ा और भी कम है, बट हम चूंकि स्टेट में पूछा है तो स्टेट में सबसे कम केरला का है, उसके बाद बिहार का है 0.39। ठीक है, ये आपको डाटा 2015-16 का है एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, जिसमें आप देख सकते हैं कि केरला का 0.1 हेक्टेयर है और बिहार का 0.39 है, इससे ज़्यादा ही सब है। अगला है कि द लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस इज लोएस्ट फॉर इंडियन, किस स्टेट के लिए सबसे कम है? ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम जो अभी अब बिहार का है, हमने लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन किए थे कि पर कैपिटा इनकम करेंट प्राइस पे जो है वो 76,490 है और कांस्टेंट प्राइस पे 40,973 है। ठीक है, तो ये आपको आंसर है बिहार। बिहार देश का सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला है एट करेंट प्राइस। अगला है द लेटेस्ट एनुअल पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
ये हम लोगों ने बात किया था अभी कि लेटेस्ट एनुअल पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन में बिहार का कौन सा स्थान है? लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट है, हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है। देखो रिसेंट का डाटा नहीं अभी तक अवेलेबल है, बट 2019-20 का डाटा है, उसमें आपको बिहार जो है सबसे लोएस्ट में आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पर कैपिटा कंजम्पशन चूंकि बढ़ा है बट फिर भी सबसे लोएस्ट पर कैपिटा जो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बिहार में है पूरे कंट्री से। ठीक है, अगला है कि बिहार में रोड लेंथ पर लाख ऑफ पॉपुलेशन, 1 लाख पॉपुलेशन पे रोड लेंथ कितना है? 1 लाख पॉपुलेशन पे रोड लेंथ कितना है? देखिए रोड डेंसिटी सब तो चेंज होता रहता है ना, है ना, तो आपको इसमें हम कुछ डाटा बता देते हैं कि 1 लाख पॉपुलेशन पे रोड लेंथ कितना है। तो मैं आपको पहला चीज़ ये बताता हूँ कि रोड डेंसिटी में बिहार का तीसरा स्थान आता है देश में। बिहार रैंक थर्ड इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ रोड डेंसिटी। कितना है? 386 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। केरला में 6600 है, वेस्ट बंगाल में 3708 है। ठीक है, फिर स्टेट हाईवे में टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो पटना। सबसे ज़्यादा स्टेट हाईवे कहाँ से गुजरती होगी? पटना। देन फिर गया, दरभंगा। डेटा, ये सब जो डेटा है ना, दैट इज वो चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको नेशनल हाईवे का बताया था 6400 किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये हम लोगों का इसमें ऑप्शन जो है सो कोई भी ऑप्शन नहीं है, थर्ड है रोड डेंसिटी में। डेंसिटी मतलब कितने पॉपुलेशन पे कितना रोड है। ठीक है, मतलब 386 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, मतलब 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 386 किलोमीटर का रोड है। ठीक है, और रूरल नोट अगर मान लीजिए हम बात करेंगे कि टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट कौन है रूरल रोड नेटवर्क में, तो वो है मधुबनी। स्टेट हाईवे में टॉप कौन है? पटना। बस इतना याद रखो। डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा रूरल रोड है? तो मधुबनी, देन फिर मुजफ्फरपुर, देन ईस्ट चंपारण। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो जमुई में 1 लाख पॉपुलेशन पे 160 किलोमीटर है, तो सबसे ज़्यादा टॉप है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के इसमें। ठीक है, तो अभी भी यही है डाटा, सी ना, डाटा चेंज ज़्यादा नहीं हुई है। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ज्वाइन द गंगा। कौन सी नदी है जो गंगा को फतुहा में गंगा से मिलती है? तो ये है पुनपुन नदी। कौन सा नदी है? पुनपुन नदी, जो आपको गंगा से फतुहा में मिलती है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ये ठीक है फतुहा। अब है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण, कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में नॉर्थ बिहार का कैसा आपका कौन से क्लासिफिकेशन में आएगा? ठीक है, CWG आएगा, AW आएगा, CA-W आएगा, CB-W आएगा। तो इन्होंने कोपेन्स ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जो है वो CWG में आता है। अच्छा, बहुत अगर नहीं समझ में आया तो रट्टा भी मार सकते हो, CWG में आएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको हम डिटेल में नहीं जाते हैं, बट जो अगर कोपन का आप क्लासिफिकेशन देखोगे तो उसमें सी जो होता है वार्म टेम्परेट का है, इस तरह से आप इसको जो है सो क्लासिफिकेशन होता है, AF AM ये सब, तो वो आप देख सकते हो कि कौन सा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विच सॉइल इज प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में किस तरह के आपको मिट्टी पाई जाती है? तो अगर आप देखोगे तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण ये जो है आपको नॉर्थ में है। कहाँ पे है? नॉर्थ में। साउथ में तो है नहीं, नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में आपको, नॉर्थ में क्या है? देखो, अगर ये बिहार है तो ये नॉर्थ पार्ट में हो गया आपको चंपारण हो गया, चाहे दरभंगा हो गया, चाहे मुजफ्फरपुर हो गया। तो इधर क्या है? इधर जो ये तो सेंट्रल एरिया हो गया, ये साउथर्न प्लेटू वाला एरिया हो गया, ये गंगा प्लेन हो गया। तो यहाँ जो है पहाड़ वहाड़ है, तो यहाँ पे क्या होगा? एल्यूवियम होगा। सो दैट इज न्यूअर एल्यूवियम इसमें हम लोग का आ जाएगा। थोड़ा इससे नीचे उतरेंगे तो ओल्डर एल्यूवियम होगा। समझ में आ गया? अब एक चीज़ और याद रखिए, कैमूर जो है, कैमूर रीजन है
वहाँ पे जो सॉइल है उसको बोलते हैं बालथर। पटना और मुंगेर की जो रीजन है उसमें जो है ये आपको मिट्टी, उसको ताल बोलते हैं। चंपारण किशनगंज जो ऊपर का एरिया है उसमें तेराई बोलते हैं। ठीक है। पटना गया रोहतास में भांगर, खादर, और सहरसा ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण में जो मिट्टी है उसको बोलते हैं बाल सुंदरी। समझ में आ गया? तो ये भी याद रखना है आपको। कैमूर बालथर, पटना मुंगेर ताल, ये तेराई आप लोगों को याद ही होगा, भांगर खादर याद ही होगा। जैसे जैसे नीचे उतरेंगे तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये सब जगह जो है वहाँ पे खादर है। ठीक है। न्यूअर एलुवियम पहाड़ है, वहाँ से जो आती है, ठीक है ना, मिट्टी कट कट के, तो वो न्यूअर एलुवियम में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो जूट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है? तो हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो जूट प्रोड्यूस करती है वो वेस्ट बंगाल, उसके बाद आती है बिहार, और बिहार में सबसे ज़्यादा जो है वो पूर्णिया। क्या है? पूर्णिया। और विश्व में सबसे ज़्यादा जूट जो प्रोड्यूस करता है वो कौन है? वो है इंडिया। इंडिया के बाद क्या कौन सा है? बांग्लादेश। इंडिया में कौन सबसे ज़्यादा है? बंगाल। दूसरा कौन सा है? बिहार। बिहार में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? पूर्णिया। इतनी चीज़ें याद आपको रखनी पड़ेगी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि त्रिवेणी कैनाल कौन से रिवर पे है? लास्ट में भी हम त्रिवेणी कैनाल पे क्वेश्चन किए थे। बहुत सारी कैनाल है, गंडक कैनाल है, कोशी है, त्रिवेणी है, तेउर कैनाल है। त्रिवेणी कैनाल जो है वो गंडक नदी पे है। पिछली बार भी हम बोले थे कि गंडक गंडकी भी बोलते हैं, इसको नारायणी रिवर भी बोलते हैं। इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस क्लास देख करके ही आप आगे की क्लास देखो। अगला है कि महावीर जी जो है वो आपको जैन रिलीजन का आपको ओरिजिनेटर थे। ठीक है, शुरुआत किया था। तो महावीर जो है उसका साल्वेशन प्लेस कहाँ है? तो उसका साल्वेशन प्लेस जो है वो है, कहाँ है बताइए? पावापुरी। ठीक है ना, कहाँ पे है? पावापुरी। पावापुरी कहाँ है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट, बिहार। नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में। ठीक है ना। ठीक है। अब पूछ रहा है कि कैमूर का जो प्लेटू है, कैमूर पठार किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये कॉपर के लिए फेमस है, लाइमस्टोन के लिए, लिथियम के लिए और बॉक्साइट के लिए। तो ये आपको विंध्या जोन का जो है एक्सटेंशन है, और ये फेमस है आपको लाइमस्टोन के लिए। किस चीज़ के लिए फेमस है? लाइमस्टोन के लिए। इसका हम एक जगह आपको पूरा बता देंगे कि कहाँ पे कौन सी है। ठीक है। अब मतलब कहाँ पे कौन सी चीज़ें पाई जाती है। अब क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं वो, आप स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक जर्नल को पब्लिश करवाया था, उसका नाम क्या था? ठीक है ना। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इनके साथ साथ थे जदुनंदन शर्मा जी थे, जदुनंदन शर्मा जी, एंड यमुना कारजी और राहुल संकृतेन। राहुल संकृतेन जो मैंने बताया था कि एनसीएम के समय में छपरा से फेमस थे, छपरा से वो आपको नेतृत्व कर रहे थे। तो इन सब मिल करके ना एक मैगजीन स्टार्ट किया था, उसका नाम था हुंकार। ठीक है, क्या स्टार्ट किया था? हुंकार। बाद में जो किसान सभा बनी थी उसका ये मतलब हुंकार में, उसका किसान सभा में जो भी चीज़ें होती थी उसका जो है सो वो उसमें छपते थे। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति का पटना ब्रांच किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? तो अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ आप समझिए कि पहली चीज़ें जो हम बात करेंगे वो है कि अनुशीलन समिति बनाया कब गया था, मतलब देश में अनुशीलन समिति कब बनाया गया था वो हम लोग देख लेते हैं। तो होता क्या है, 24 मार्च को 1902 में दो लोग मिलते हैं। कौन कौन मिलते हैं? एक होते हैं सतीश चंद्र बोस, सुभाष चंद्र मत सोच लीजिएगा, सतीश चंद्र बोस, और प्रेमानंद परमार्थनाथ, है ना, परमार्थनाथ मित्रा, पी मित्रा, है ना। तो सतीश चंद्र बोस और पी मित्रा मिलकर के बनाते हैं अनुशीलन समिति। ठीक है। ठीक है, तो ये अनुशीलन समिति बनाते कहाँ पे हैं? कोलकाता में। ठीक है। ठीक है। और जब ये आपको इस्टेब्लिश करते हैं तो उस समय जो इसका हेड होता है वो बरिंदर कुमार घोष होते हैं। कौन होते हैं? बरिंदर कुमार घोष, जो अरबिंदो घोष जो थे ना, उनके भाई होते हैं। ठीक है।
अब ये जो अनुशीलन समिति है इसका 2 ब्रांच होता है, ठीक है, 2 ब्रांच होता है। अनुशीलन समिति का 2 ब्रांच होता है। एक होता है ढाका में, ढाका अनुशीलन समिति होता है जो ढाका में जिसका सेंटर होता है, और एक होता है जो कलकत्ता में होता है, उसका नाम होता है जुगांतर, जुगांतर ग्रुप। मतलब जो अनुशीलन समिति बनता है उसमें 2 ब्रांच होते हैं। एक ढाका में जो होता है उसको ढाका अनुशीलन समिति बोलते हैं जो ढाका में रहता है, और कलकत्ता में जो रहता है उसको जुगांतर ग्रुप बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ढाका में जो इसके ब्रांच होते हैं वहाँ जो पॉपुलराइज करने का कौन काम करते हैं? पुलिन बिहारी बोस। पुलिन बिहारी बोस जो है ढाका ब्रांच को पॉपुलराइज करते हैं। और बिहार में इसी का ब्रांच, बिहार में इसी अनुशीलन समिति का ब्रांच, कभी देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कि अनुशीलन समिति कब बना था, किसने बनाया था, तो बोलेंगे कब बना था? 1902 में, है ना। किसने बनाया था? सतीश चंद्र बोस और परमार्थनाथ मित्र ने बनाया था कलकत्ता में। इसके 2 ब्रांच थे, एक ढाका था एक कलकत्ता था। कलकत्ता वाले जो ब्रांच था उसको जुगांतर ग्रुप कहते थे, ढाका वाला को ढाका सीधे ढाका अनुशीलन समिति कहते थे। जो ढाका वाला ग्रुप था उसको फेमस किया था पुलिन बिहारी बोस ने। क्लियर। अब बात करेंगे कि पटना में अनुशीलन समिति इस्टेब्लिश किया जाता है 1913 में। इसका एक ब्रांच पटना में भी खोला जाता है 1913 में, याद रखना है। और ये जो 1913 में खोला जाता है किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सान्याल। क्या नाम है उसका? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा खोला जाता है, ठीक है ना। और ओपन करने के बाद पटना वाले ब्रांच को हेड कौन करते हैं? बंकिम चंद्र मित्रा। बंकिम चंद्र मित्र जो है बीएन कॉलेज के रहते हैं, उनको लीड करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो क्वेश्चन सब समझ गए? अनुशीलन समिति कब बना, उसके कौन कौन ब्रांच है, पटना वाले ब्रांच का किसने शुरू किया था, कब शुरू किया था, उसके हेड कौन थे। अगला है कि किसान सभा मुंगेर में किसने स्टार्ट किया था? 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा ऑर्गेनाइज किसने किया था? मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्णा सिंह। तो ये दोनों किया था, श्री कृष्णा सिंह और मोहम्मद जुबैर ने ऑर्गेनाइज किया था। कब किया था? 1922-23 में। अब देखिए एक चीज़ समझिए, किसान सभा जैसे ही माइंड में आया तो आपको याद होगा कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो है सो कब बना था? 1929 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती, जदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा ये सब थे। फिर 1936 में बन जाती है ऑल इंडिया किसान सभा, और बाद में ऑल इंडिया किसान सभा के बाद में ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा भी बनता है ना, 1945 के बाद, 1945 से 50 के बीच में, ठीक है। तो इसमें दोनों आंसर है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। सो याद रखना है किसान सभा मुंगेर में किसने ऑर्गेनाइज किया था? कृष्णा सिंह और मोहम्मद जुबैर ने 1922 में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। तो पहला तो क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म कब हुआ था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि देखो 2 चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें हैं समझिए। 2 पार्टी है ना, एक है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। ये बना था 1931 के जुलाई में, 1931 में बनती है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। इसमें गंगा शरण सिन्हा जी होते हैं, गंगा शरण सिन्हा जी होती है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते हैं, देन फूलन प्रसाद वर्मा जी होते हैं, और रामानंद मिश्रा होते हैं। ये 4 लोग मिलकर के बनाते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में। कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन ये तो 1934 बोला है। नहीं, देयर इज अ अदर पार्टी, वो था बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। लोग इसको भी बिहार सोशलिस्ट पार्टी बोल देते हैं। सो बिहार, दोनों में अंतर है, इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे 1931 ऑप्शन में रहता है, कभी कभी 1934। सो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थे वो बनी थी 1934 में। ये जयप्रकाश नारायण जो थे, जयप्रकाश नारायण एक मीटिंग बुलाते हैं, कहाँ पे? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में एक मीटिंग बुलाते हैं, और वहाँ पे ये फॉर्म होता है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है। अब जब ये होती है तो इसके पहले जब ये पार्टी बन गई बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसके प्रेसिडेंट कोई होंगे, तो कौन थे प्रेसिडेंट? तो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं आचार्य, प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? रट्टा मार लीजिए, आचार्य नरेंद्र देव।
आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रेसिडेंट होते हैं और इसके जनरल सेक्रेटरी जो होते हैं वो जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में बॉन्ड हुआ था उसके सेक्रेटरी कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। पूछता कि प्रेसिडेंट कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव। समझ में आया कि चला गया? फॉर्म किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ये आपको याद रखना है कि देयर आर द डिफरेंस बिटवीन द बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो 1931 में बना था, उसमें गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष, बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्रा हुआ करते थे, और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थे वो जयप्रकाश नारायण 1934 में बना है। तो दोनों दिमाग में रखना है कि 31 में क्या हुआ था, 1934 में क्या हुआ था, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। अगला है कि बिहार से कंस्टिट्यूएंट असेंबली के कौन मेंबर थे। देखिए, बिहार से कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स वगैरह थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना, वो आपको थे। देन फिर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन इसमें आपको अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, बाबू जगजीवन राम थे, कृष्णा सिंह थे, महाराजा कामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा थे, जगत नारायण लाल थे, श्री श्याम नंदन सहाय थे, श्री सत्यनारायण सिंह थे, श्री जयपाल सिंह थे, बाबू जगजीवन राम, श्री राम नारायण सिंह, श्री ब्रजेश्वर प्रसाद। देखो, आपको याद क्या क्या रखना है कि सर राजेंद्र प्रसाद तो था, इसे तो मुझे याद ही है। जगजीवन राम भी थे। श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा जी नहीं थे, श्याम नंदन सहाय थे, श्याम नंदन सहाय थे, ठीक है ना। अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे। तो मोर देन वन ऑफ द एबव तो आंसर होगा। समझ में आया चीज़ें? और बाकी बिहार में था सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण थे, देन आपको कृष्णा सिंह थे, इसके बाद आपको श्याम नंदन सहाय था, मिश्रा नहीं था, बाबू जगजीवन राम। बट आपको पता चल गया ना कि इसमें 3 सही है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर होगा। अब तो ये ऑप्शन नहीं रहता है ना, बट फिर भी आपको, इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस आपको कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री इन बिहार इन 1937 केम इन टू एग्जिस्टेंस अंडर द हुज लीडरशिप। बिहार में पहली जो मिनिस्ट्री बनी थी, है ना, 1937 में, वो किसके लीडरशिप में बनी थी? तो मार्च 1900 होती क्या है ना, मार्च 1937 में इलेक्शन होती है बिहार में। अब इसमें क्या होता है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती है, ठीक है ना। अब देखो, इसमें मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी भी रहती है, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी भी साथ साथ में सीट शेयरिंग बेसिस पे बनती है, और ये सेकंड लार्जेस्ट, मतलब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी और ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनती है, ठीक है ना। अब इसमें बात होता है कि भाई कौन बनेगा, तो इसमें क्या होता है कि मोहम्मद यूनुस जो होते हैं, मोहम्मद यूनुस, रिमेंबर मोहम्मद यूनुस जो होता है वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और वो ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं, अप्रैल से लेकर के जुलाई 1937 तक आपको लीड करते हैं। तो अगर आपको बोलेगा कि फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री किसके द्वारा है, तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937, 109 डेज ये मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के थे, और ये बने थे, लीड किए थे, ठीक है। इसको प्रीमियर भी बोलते थे, ठीक है, उस समय में चीफ मिनिस्टर नहीं बोलते, प्रीमियर बोलते थे। इसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि बिहार का पहला चीफ मिनिस्टर कौन था, तो वो थे कृष्णा सिंह, ठीक है ना। और अनुग्रह नारायण सिंह जो थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे, वो डिप्टी प्रीमियर थे। तो पहले ना प्रीमियर बोला जाता था, तो जो मोहम्मद यूनुस थे वो प्रीमियर थे। क्लियर? ध्यान रखना है ये सब चीज़ें। अगला है कि हुम डिड राजेंद्र प्रसाद कंसिडर द फादर। पाकिस्तान के जनक, पाकिस्तान का जन्मदाता राजेंद्र प्रसाद किसको समझते हैं? जिन्ना को, माउंटबेटन को, मिंटो को, लियाकत अली खान को, ठीक है ना। देखिए, आप समझिए चीज़ों को। 1909 में आती है आपको इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 में आती है, उसको हम लोग मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। और मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स जो है, यही सबसे पहले लाता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बाद, कि मुस्लिम का, हिंदू का सेपरेट इलेक्टोरेट्स होगा, ठीक है ना। इसको कम्युनल इलेक्टोरेट के जनक भी बोलते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि ये जो रिफॉर्म 1909 में आई थी, वहीं से समझिए कि ये हो गया कि पाकिस्तान का जन्म हो गया। तो ये लाया कौन ने था? मिंटो ने। तो वो उनका कहना था कि लॉर्ड मिंटो जो है वो फादर ऑफ पाकिस्तान है। तो आप ये ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जिन्ना सीधे नहीं मार देना है आंसर। क्वेश्चन ये है कि राजेंद्र प्रसाद किसको मानते थे, और फैक्ट भी यही है कि यहीं से अलग करने की बात हो गई 1909 में, जब ये मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स आया था,
और सेपरेट इलेक्टोरेट्स हुआ, उसी दिन ये चीज़ हो गया कि अलग कंट्री बनेगी या सेपरेशन हो सकती है। तो मेन जो है जिन्ना नहीं है, मेन जो है सो मिंटो जी हैं, ऐसा राजेंद्र प्रसाद जी का मानना था। अगला है कि पटना लॉन को गांधी मैदान का नाम कब दिया गया था। देखिए गांधी मैदान कहाँ पे है, पटना में है, ठीक है, गंगा नदी के किनारे है। हुआ क्या था कि पहले क्या था कि जैसे हॉर्स राइडिंग के लिए और गोल्फ खेलने के लिए 1824-25 में, 1833 के आसपास में ब्रिटिशर जो है सो ये पटना लॉन बनाया था। जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में 1917 में बिहार विजिट करते हैं और पटना लॉन में मीटिंग, बहुत बड़ा गैदरिंग को जो है सो एड्रेस करते हैं, ठीक है ना। और पहली बार ऐसा होता है कि पटना लॉन में इंडियन को अलाउ किया जाता है। पहले क्या था कि जो यूरोपियंस थे वो एंट्री करते थे, या यूरोपियंस के जो लॉयल होते थे वो, मतलब इलाइट लोग होते थे, वो एंट्री करते थे। तो जब चंपारण सत्याग्रह में पहली बार जब विजिट किया और महात्मा गांधी जब वहाँ पे मीटिंग को एड्रेस किए, तो पहली बार जो है सो लोगों को वहाँ पे अलाउ किया गया था। तो 1940 इसी कारण से 1948 में गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके ट्राइब्यूट करने में गांधी मैदान नाम रख दिया गया, ठीक है। सो व्हेन वाज पटना ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ड्यूरिंग एंटी साइमन, ड्यूरिंग चंपारण, ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, स्वतंत्रता के अवसर पे। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। मतलब जब इनका एसेसिनेशन हो गया तो इनको रख दिया, नन ऑफ द एबव इसका आंसर होना चाहिए, है ना, कि पटना लॉन का नाम गांधी मैदान रख दिया 1948 में, आफ्टर गांधी जी का एसेसिनेशन के बाद मार दिया गया, तो उनको जो है सो, ठीक है, ठीक है ना। अरे हाँ, अरे इसमें डी ऑप्शन लिखा हुआ है, ये ई ऑप्शन होगा, ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है ना। वो गांधी जी के मरने के बाद जो हत्या कर दी गई थी उस समय रखा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करती है, ठीक है। तो अगर आप नेपाल से बॉर्डर का देखोगे तो देखो कौन कौन सा है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ऐसे आप क्रोनोलॉजी याद रखें, है ना। तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, देन आपको मधुबनी, शिवहर नहीं टच करता है, ठीक है ना, ठीक है, मधुबनी, इसके बाद आपको सुपौल है, सुपौल के बाद क्या है, अररिया है, अररिया के बाद है किशनगंज। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है जो कि आपको नेपाल के साथ बॉर्डर करती है। बिहार की 7 डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल के साथ बॉर्डर करती है। क्लियर। तो अब पूछ रहा है कौन सा नहीं करती है, तो मधुबनी करती है, ठीक है, किशनगंज करती है, सीतामढ़ी करती है ना, पूर्णिया नहीं करती है। समझ में आ गया, पूर्णिया अररिया के नीचे है तो वो नहीं करती है, तो डी शुड बी ऑप्शन। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया आपको यहाँ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रेजेंट। बिहार स्टेट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब तो ज़्यादा हो गए हैं बिहार स्टेट में, एक तो आपको नालंदा है और एक जो है सो बोध गया है, ठीक है। तो इसमें मोर देन द, ये ओनली उस समय था तो पूछा गया था, अभी 2 है, 1 इन द नालंदा और एक बोध गया, तो ये दोनों हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला है कि जो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो किस स्टेट में है। तो बाढ़ जो है वो, बाढ़ एक जगह है बिहार में, है ना, वहाँ पे एनटीपीसी का एक पावर स्टेशन है, ठीक है, तो ये आपको बिहार आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक जो है वो किस धर्म का बुक है, ठीक है, त्रिपिटक। तो पिटक आप जो है सो पढ़ा होगा कि बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है उसमें त्रिपिटक का मतलब होता है कि 3 फोल्ड बास्केट, 3 बास्केट, ठीक है। पाली लैंग्वेज में त्रिपिटक का मतलब होता है 3 फोल्ड बास्केट, ठीक है। तो इसमें 3 है, एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक और एक है अभिधाम पिटक, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड हो गया, बुद्धिस्ट से, ठीक है। इसमें विनय पिटक जो है उसमें बुद्धिस्ट के जो
डिसिप्लिन्स वगैरह लिखे हुए हैं, मतलब रूल्स क्या होगा संघ का, मॉन्क का क्या रूल्स होगा वो लिखा हुआ है। सो बास्केट ऑफ डिसिप्लिन बोलते हैं इसको। इसके बाद जो सुत्त पिटक है उसमें बुद्धा की टीचिंग्स वगैरह लिखी हुई है, ठीक है। ये तीनों में सबसे बड़ी यही है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक जो है उसमें आपको बुद्धा की जितनी भी टीचिंग्स है, जो ज्ञान दिए हैं, वो सारी चीज़ें लिखे हुए हैं। तो इसको बोलते हैं बास्केट ऑफ डिस्कोर्स। तो डिस्कोर्स किसके बीच में है? बुद्धा और उसके शिष्य के बीच में। और अभिधाम में क्या है? अभिधाम में क्या है कि जितनी भी बुद्धिस्ट फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, वो सब इसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये तीनों है। अब इसमें क्या क्या कहाँ लिखा हुआ है, कौन सबसे बड़ा है, हम सब बात कर लिए और ये बुद्ध से रिलेटेड है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। अशोक धम्म का सेंट्रल पॉइंट क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? किंग के प्रति लॉयलिटी, पीस, नॉन वायलेंस, एल्डर को रिस्पेक्ट करो, रिलीजियस टॉलरेशन, धार्मिक सहनशीलता। देखो अशोक का धम्म जो है वो आपको ह्यूमनिज्म का मेनली था कि क्या अच्छा करना है, जैसे भाईचारा होना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, मतलब बेसिकली वो एक कोड ऑफ कंडक्ट था। अशोक का धम्म जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट था, मतलब सेट ऑफ प्रिंसिपल कि कैसे आपको जीवन जीना है, ठीक है। तो ये सब इसमें ऑप्शन होंगे, ठीक है। दूसरे के धर्म को सम्मान करना है, बड़ों को सम्मान करना है, अहिंसा होनी चाहिए ना, ठीक है ना, ये सारी चीज़। तो मोर देन वन ऑफ द एबव इज द आंसर। अगला है मौर्य सोसाइटी 7 भागों में बांटा गया था। ये चीज़ कहाँ लिखा हुआ है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, या अशोकन एडिक्ट्स पे लिखा हुआ है, या पुराण में लिखा हुआ है, या मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ है, इंडिका में लिखा हुआ है? तो देखिए 7 क्लास जो लिखा हुआ है सप्तांग थ्योरी, सप्तांग थ्योरी ये आपको लिखा हुआ है, कौटिल्य ने लिखा हुआ है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें सप्तांग थ्योरी लिखा हुआ है। सप्तांग थ्योरी का मतलब क्या हो गया कि स्टेट के 7 ऑर्गन क्या क्या है? स्वामी मतलब किंग, अमात्य मतलब मिनिस्टर, जनपद मतलब लोग होना चाहिए, टेरिटरी होना चाहिए, दुर्ग किला होना चाहिए, कोष मतलब पैसा होना, ट्रेजरी होना चाहिए, दंड स्ट्रांग आर्मी होना चाहिए, और मित्र और एलाई भी होना चाहिए। ये किसी भी राज्य का आपको इसेंशियल ऑर्गन है। 7 चीज़ें होनी चाहिए। राजा होने चाहिए, उसके मिनिस्टर होने चाहिए, लोग होने चाहिए पहले, इसके बाद फोर्ट होने चाहिए, पैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आर्मी होना चाहिए, और मित्र देश होने चाहिए। क्लियर? समझ में आया? अगला क्वेश्चन है कि चाइनीज यात्री था फाहियान, वो कब आया था इंडिया? ठीक है, अब ये हिस्ट्री में भी ले सकते हो और बिहार स्पेशल में ले सकते हो। तो फाहियान जो है फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम था जो कि इंडिया विजिट किया था, ठीक है ना। ये आपको 5th AD में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, और ये किसका शिष्य था? कुमारजीव का। वाज अ डिस्पिल ऑफ कुमारजीव, ठीक है। 5th AD में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अगला है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कब फॉर्म किया था? बता दिया था मैंने कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में, ठीक है, और 1945 से 50 के बीच में ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का फॉर्मेशन हुआ था। फिर हमने ये भी बताया था कि मुंगेर में किसने किया था? जुबैर सिंह और केशव सिंह, बताया था। तो ये सब चीज़ें याद रखना है साथ में। अगला क्वेश्चन फिर से आया कि बाय विच एक्ट बिहार बिकेम ए सेपरेट प्रोविंस? बिहार को सेपरेट प्रोविंस कब बना है? देखिए एक चीज़ समझिए, इसमें पूरी क्रोनोलॉजी अगर आप समझ जाएंगे तो आंसर्स बना लेंगे। देखिए 1756 में बिहार और बंगाल एक ही था, ठीक है। 1803 ईस्वी में क्या हुआ? उड़ीसा आया, ठीक है ना, उड़ीसा आया, उड़ीसा को ऑक्यूपाई कर लिया ब्रिटिशर्स, तो सब एक हो गया, ठीक है। पहले क्या था? सिर्फ बिहार बंगाल था, फिर उड़ीसा भी आ गया। लेकिन 22 मार्च 1912 को बिहार, ठीक है, और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा एक हो गया और बंगाल को अलग कर दिया गया। समझ में आया? पहले बिहार बंगाल था, उसके बाद उड़ीसा आ गया, उसके बाद बिहार, उस 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा अलग हो गया और बंगाल अलग हो गया, 2 बट गया, ठीक है ना।
क्लियर, समझ में आया? ठीक है ना। 1 अप्रैल 1936, तो इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। अब 1 अप्रैल 1936 को एक चीज़ और होती है, क्या होती है? बिहार और उड़ीसा अलग हो जाता है, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, तो बिहार अलग बन जाता है, उड़ीसा अलग बन जाता है। तो 1936 को जो होता है सेपरेट प्रोविंस बनता है बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और उस समय बिहार के जो फर्स्ट गवर्नर चूज किए जाते हैं वो होते हैं जेम्स डेविड सिफ्टॉन। ठीक है, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है मोहम्मद यूनिस होते हैं। बाद में 2000 ईस्वी में आपको झारखंड हो जाता है। मतलब पहले बिहार बंगाल था, फिर उड़ीसा जुटा, फिर बिहार उड़ीसा अलग हो गया और बंगाल अलग हो गया, फिर बिहार उड़ीसा अलग हो गया, फिर बिहार से झारखंड अलग हो गया। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ बिहार। अगला है कि द कैपेसिटी ऑफ इंडियाज मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन, मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में बनने वाला सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का पावर बता रहा है कि क्या है, कैपेसिटी क्या है। ये है 12,000 हॉर्स पावर। ठीक है, अगला है कि आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ है? देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल, आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, हिस्ट्री में भी ले सकते हैं और चूंकि बिहार से रिलेटेड है तो इसको बिहार में भी ले सकते हैं। तो 4 काउंसिल होती है। ठीक है, तो पहला जो होता है वो आपको होता है राजगीर में। पहला क्या होता है? राजगीर में 483 मरने के, जैसे ही बुद्ध मरते हैं तो उसके बाद जो है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 483 BC में पहला जो है आपको महापरिनिर्वाण जो इनका होता है उसमें आपको 483 BC में राजगीर में। दूसरा जो होता है वो होता है, सेकेंड जो होता है वो होता है वैशाली में, दैट इज 300 साल बाद बुद्ध जब देह त्यागते हैं, महापरिनिर्वाण होता है, उस समय पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होता है राजगीर में। दूसरा होता है वैशाली में। तीसरा होता है पाटलिपुत्रा में। थर्ड क्या है? पाटलिपुत्रा। ये कब होता है सर? पाटलिपुत्रा में कब होता है? ये 250 BC में होता है। और फोर्थ काउंसिल जो होता है वो 72 AD में होता है। कहाँ पे होता है? काश्मीर। काश्मीर में जगह है कुंडलबन। अब इसमें 1-2 चीज़ क्वेश्चन और पूछते हैं। हर बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन राजा हुआ करते थे? तो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में राजा होते थे, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में अजात शत्रु। कौन होते थे? अजात शत्रु। दूसरे के समय में कौन थे? काल अशोक। तीसरे में अशोक, चौथा में कनिष्क। अब एक चीज़ और है, इसके चेयरमैन कौन होते थे? तो फर्स्ट काउंसिल के चेयरमैन होते थे महाकश्यप। सेकंड के सबा कमी। थर्ड के मोगली पुत्रा और चौथा का वाशुमित्र। इतनी चीज़ें अगर याद रखेंगे तो काउंसिल पे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ये मैंने लिख दिया है आपको, कौन राजा था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था और चेयरमैन कौन था। अगला क्वेश्चन है, द रूलर ऑफ सुवर्णभूमि हु फाउंडेड अ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एट नालंदा एंड रिक्वेस्टेड देवपाल थ्रू हिज एम्बेसडर टू ग्रांट 5 विलेज फॉर इट्स मेंटेनेंस। कौन थे? बोला सुवर्णभूमि का कौन राजा था जिसने नालंदा में एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री की स्थापना की थी और उसको रख रखाव के लिए अपने दूत को भेजा था देवपाल के पास में कि आप 5 गांव दान दीजिए जिससे इसका रख रखाव होगा। ये कौन थे? तो ये थे बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री खोला था और देवपाल को अपना एम्बेसडर भेज के बोला था कि 5 गांव दे दीजिए जिससे इसका मेंटेनेंस होगा। ठीक है, ये जो है सो बालपुत्र देव जो हैं वो आपको शैलेंद्र महाराज के यंगेस्ट सन हुआ करते थे। ठीक है, तो बस इतना याद रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजी इन्वेजन ऑफ बिहार। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि 1200 ईस्वी में पहला जो बिहार में आक्रमण किया था वो था बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जनरल हुआ करता था, मिलिट्री जनरल। तो अब हमें बात करना है कि ये बात कहाँ लिखी हुई है आखिर। तारीख़ हिंद में लिखी हुई है, या तबाक़ती नासरी में लिखी हुई है, या ताजुल मासिर में लिखी है, या तारीख़ मुबारक शाही में लिखी हुई है। देखिए, तारीख़ हिंद जो बुक है वो लिखा है अल बरूनी ने। किसने लिखा है?
अल बरूनी ने, ठीक है ना। तो ये अल बरूनी में तारके हिंद में क्या लिखा हुआ है कि जो इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन था, इंडिया का पॉलिटिकल कंडीशन था, इंडिया का सोशल कंडीशन था, दैट इज रिटेन इन द तारीख हिंद। अब बात करते हैं तो ये तो होगा नहीं। तबाकत नासरी जो है ये लिखा है मिनहाज ए सिराज, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछता है कि किसने लिखा है, तो याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो लिखते हैं ये लिखते हैं कि फर्स्ट 50 ईयर्स ऑफ मुस्लिम रूल इन बंगाल, इसमें लिखा होता है कि पहला मुस्लिम रूल जो है सो बंगाल में किसने, तो बख्तियार खिलजी नहीं किया था, गौर सिटी पे जो आक्रमण कर लिया था, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो इन्वेजन कहाँ पे लिखा हुआ है? तबाकत नासरी में जो मिनहाज सिराज लिखा है। इसके बाद एक चीज़ और आती है कि ताजुल मसीर किसने लिखा है, तो ये बुक लिखा है हसन निजामी ने। दिल्ली सल्तनत की इसमें हिस्ट्री है, इसमें सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वगैरह ये सब लिखा हुआ है। इसके बाद तारीख़ मुबारक शाही जो है वो लिखा है, आप याद रख सकते हैं सरहिंदी, इतना, क्योंकि याहा बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सरहिंदी नाम है, तो सरहिंदी ने लिखा है। ये भी जो है सो सल्तनत पीरियड की हिस्ट्री लिखा है, ठीक है। तो ये सल्तनत पीरियड का हिस्ट्री लिखा है, इसमें भी सल्तनत पीरियड की है। इसमें फर्स्ट 50 ईयर्स ऑफ मुस्लिम रूल इन बंगाल, और ये तो आपको इंडिया की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में लिखा है। सबके राइटर याद रखेंगे और सब में कंटेंट क्या क्या है थोड़ा बहुत याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वेयर द राइट्स ऑफ द टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल एंड बिहार, मतलब बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आई थी। नाउ सी, मैंने क्यों 56 से बीपीएससी से स्टार्ट किया है, क्यों नहीं 71 बीपीएससी से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया है। द रीजन बिहाइंड दैट कि अगर आप बैक से स्टार्ट करोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या पीछे का पढ़ा हुआ आगे काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 71 से स्टार्ट करता कैसे पता चलता कि 59 में काम आएगा, क्योंकि पीछे तो आप जाओगे नहीं। लेकिन 59th बीपीएससी 60 to 62nd बीपीएससी का पढ़ा हुआ क्या 63rd 64th में काम आ रहा है कि नहीं। अब आप देखिएगा कि लास्ट अभी जो हम लोगों ने बात किया था, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था पिछले क्लास में कि बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है सो 1885 में आया था, ठीक है। तो बस हो गया, आंसर सीधे लगा देंगे। दिस इज द बेनिफिट ऑफ PYQ। अच्छा, बिहार सेपरेट प्रोविंस कब बना था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 1897 में, 1905 में, 1907 में, 1912 में। अब समझिए, देखो 1756 में हमने बात किया था, बिहार पार्ट था बंगाल के, ठीक है। अब अगर आप देखोगे 14 मार्च, फिर 1803 में उड़ीसा ब्रिटिश राज ने ऑक्युपाई किया था, फिर सब मिल गया था। हमने बात किया था कि 22 मार्च 1912 को बिहार प्लस उड़ीसा एक हो गया, बिहार उड़ीसा बंगाल तीनों था, एंड बंगाल जो है सो अलग हो गया। तो ये 1912 में बिहार जो है सो सेपरेट प्रोविंस बना है, और 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा भी बट गया। समझ में आया। तो क्वेश्चन जो पूछेगा उसके अनुसार से आपको आंसर देना है, ये भी हम लोगों ने पहले देखा था। अच्छा, गांधी जी को चंपारण में किसने इनवाइट किया था, देखो इस टाइप ये क्वेश्चन हमने किया था। राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। लखनऊ सेशन जो कांग्रेस की हो रही थी 1916 में, उसमें उन्होंने बोला था कि भाई जो टिनकटिया सिस्टम चल रही है, फार्मर्स की हालत बहुत ख़राब है, ज़बरदस्ती जो है सो इंडिगो का कल्टीवेशन करवाया जा रहा है, तो उसमें आप आइए बिहार, है ना। राजकुमार शुक्ल जी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब फॉर्म हुआ था। अब देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब फॉर्म हुआ था, हमने क्या बात किया था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुआ था 1931 में। अब यहाँ पे कहोगे सर 1936 नहीं, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है सो 1934 में फॉर्म किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जुलाई 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्रा के द्वारा किया गया था। ये हम बताए हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होकर गलती कर सकते थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आपको 1934 में है। सर वहाँ पे ऐसा था, देखो वहाँ पे जो क्वेश्चन था वो लिखा हुआ था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 वाला का सेक्रेटरी कौन था, ये पूछा था ना वहाँ पे। बट यहाँ पे पूछा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब है, ठीक है ना। वहाँ पे 1934 मेंशन कर दिया था, ठीक है, याद रखना है। अगला है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस। बिहार की जो फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी थी उसकी लीडर कौन थे, तो कृष्णा सिंह थे, है ना, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। वो जो थे यूनुस जी मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के थे, है ना। तो फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री के कौन थे, सो दैट इज द श्री कृष्णा सिंह। इवन ही वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ
1946 से 61 तक इंडियन स्टेट ऑफ बिहार, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो। अच्छा, बिहार एज एन इंडियन स्टेट कब फॉर्म किया था बताइए? 11 में, 12 में, 36 में। अब देखिए एक ही पेपर में 64th बीपीएससी में 2 क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको देखिए, अब समझना है इसमें। एक क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था आपसे? देखिए एक क्वेश्चन पूछा था कि बिहार सेपरेट प्रोविंस कब बना, तो जब बंगाल अलग हो गया तो बना 1912 में। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि बिहार एज ए इंडियन स्टेट, एज एन इंडियन स्टेट राज्य के रूप में कब बना, तो ये था अप्रैल 1936 में। 1936 में बिहार और उड़ीसा सेपरेट हुआ था, और बाद में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आपको झारखंड भी बिहार से सेपरेट हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर। सबसे ज़्यादा ओल्डर कौन होगा? अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि ये बिहार है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ओल्डर कौन सा पार्ट होगा? सबसे ज़्यादा ओल्डर कौन सा होगा बताइए? सबसे ज़्यादा ओल्डर नीचे वाली पार्ट, ये ओल्डर होगा ना। ये तो न्यूअर एल्यूवियम हम लोग पढ़ा था। तो यंगर रॉक्स जितने भी होंगे वो नॉर्थ में होंगे, और ओल्डर जो होंगे साउथ में होंगे। हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्थ वेस्ट वाला तेराई है, सेंट्रल में प्लेन है, गंगेटिक प्लेन है, साउथ में प्लेटू है, ठीक है ना। समझ में आया? तो 3 चीज़ें हैं, धारवाड़ रॉक, विंध्या रॉक, प्लेटू रीजन, ये सब चीज़ें आती हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा पार्ट ओल्डर होगा? रोहतास प्लेटू ओल्डर होगा कि नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स होगा? नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स तो ओल्डर हो ही नहीं सकता है। कि खड़गपुर हो सकता है कि नॉर्थ गंगा, गंगा प्लेन बीच में है, ये भी नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि रोहतास प्लेटू होगा कि खड़गपुर हिल्स होगा? रोहतास प्लेटू होगा कि खड़गपुर हिल होगा? बताइए क्या होगा इसमें आंसर। देखिए अब खड़गपुर हिल्स, जो रोहतास इधर ये इसके आसपास में आता है, रोहतास प्लेटू वाला पार्ट हो गया, उससे नीचे जो है सो आपको खड़गपुर हिल्स है। तो जितने नीचे है वो ओल्डर होगा, तो दैट इज द आंसर इज द खड़गपुर हिल्स, ठीक है ना। अब इसमें मैंने पूरा लिख दिया है कि धारवाड़ रॉक्स कहाँ कहाँ है, विंध्या रॉक्स कहाँ है, प्लेटू रीजन कहाँ कहाँ है, सो दैट यू कैन चेक। और बाकी जब आगे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग और देखेंगे, ठीक है। पटना डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब देखिए ये तो जिसको मैप बनाने आएगा वो आराम से कर लेगा, ठीक है। तो ये आपको टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट है वैसे। अब हम आपको दिखाते हैं, दिस इज द पटना। अब एक जगह शुरू कीजिए, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, देन लखीसराय, देन नालंदा, ठीक है, देन जहानाबाद, अरवल, भोजपुर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना आंसर होगा? 9। थोड़ा मैप आएगा तो बन सकता है, नहीं मैप आएगा तो नहीं। अभी की भी स्थिति में आपको पटना डिस्ट्रिक्ट 9 से घिरे हुए हैं। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार का जो मोस्ट एरिया है उसमें क्या है? पहाड़ी मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है, रेगुर मिट्टी है, तेराई सॉइल है। देखो बिहार में मैक्सिमम पार्ट क्या है? प्लेन है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर बिहार का मैप आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा क्या है? प्लेन है। गंगा नदी, इतना गंगा नदी है तो एल्यूवियल प्लेन जो है सो ज़्यादा है। सो द आंसर इज एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। अगर आप ये मैप देखेंगे तो देखो ये जो पार्ट है वो एल्यूवियल का है, सबसे ज़्यादा एल्यूवियल है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूछा है तो एल्यूवियल है। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। उसके बाद देखो ये पेडी प्लेन है, ये हिल्स एरिया है। हिल्स एरिया तो बिहार में कम है ना। अगला है अमॉन्ग द स्टेट ऑफ इंडिया बिहार रैंक इन टर्म्स ऑफ लोएस्ट लिटरेसी। देखो लिटरेसी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, तो इसको हम फिर से डिस्कस पूरा नहीं करते हैं। मैंने पूरा इंडिया का लिटरेसी से लेकर के बिहार का सब कुछ किए थे। तो सबसे ज़्यादा लोएस्ट लिटरेसी में बिहार पीछे फर्स्ट है ना, ठीक है। लोएस्ट में सबसे पहला वही बिहार ही है। क्लियर? मतलब सबसे लास्ट वन है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ जूट के प्रोडक्शन में बिहार का रैंक कौन है? देखो अब एक चीज़ समझो, कहीं कहीं ऐसा लिखा, कभी क्या होता है ना, ये चेंज होता रहता है बिहार का, ठीक है ना। तो सम टाइम ये सेकंड पे आ जाता है, ठीक है, सम टाइम ये थर्ड पे रहता है। तो ये आपको एज़ पर द 2020-21 के अनुसार से अगर बात करें तो बिहार जो है सो आपको थर्ड पे था। बिहार जो है सो थर्ड पे था 2020-21 में। तो कभी क्या होता है ना कि देखो कभी वेस्ट बंगाल पहला, असम, देन आपको जो है सो बिहार रहता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ये रहता है। तो ये आपको देखो 794
है बेल्स और ये 787 है। तो कभी ये ऊपर चला था कभी सेकंड में। अभी प्रेजेंट स्थिति में बिहार का जो है सो सेकंड पोजीशन है, तो ध्यान रखना है। और बिहार में सबसे ज़्यादा क्या है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसमें बी और सी दोनों लिखा था कि आप देख लेना जिस समय आप सॉल्व करना पेपर देने से पहले, तो अभी बिहार इसका आंसर है। ठीक है, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री हैज पोटेंशियल एंड प्रोसेस, बिहार में किस तरह की इंडस्ट्री जा सकती है? तो एल्यूवियल सॉइल ज़्यादा है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रखा जा सकती है, फॉरेस्ट बेस्ड नहीं हो सकती है, सैंड माइनिंग, एग्रो बेस्ड। तो आंसर क्या होगा, एग्रो बेस्ड, क्योंकि बिहार की मैक्सिमम इकोनॉमी जो है सो एग्रीरियन है। ठीक है, अगला क्या है कि झारखंड कब आया बना था, मतलब बिहार से? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है सो बिहार से अलग हुआ था। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी 2011 सेंसस के अनुसार से कहाँ है? तो इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो था 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग हैं। और बिहार में 1106 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब एक किलोमीटर लेंथ वेथ में ये में 1106 लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी था वो बिहार का था। ठीक है, वैसे अगर आप मतलब यूटी का लीजिएगा तो दिल्ली में 11,297 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, और सबसे कम जो रहते हैं वो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 17 लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बिहार, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, पूरे इंडिया का 382, बिहार का 1106, और दिल्ली का अगर यूटी स्टेट दोनों को मिला दे दिल्ली का 11,297। अगला क्वेश्चन है कि सेक्स रेशियो बिहार में कितना है? सो दैट इज़ 9:18। ठीक है, मैंने जो आपको लास्ट में मैंने शायद चाइल्ड सेक्स रेशियो में बता दिया था, तो इसको नोट कर लेना कि दैट इज़ द सेक्स रेशियो इन बिहार जो है सो 918 है। ठीक है, नेशनल एवरेज 940 है, बट बिहार का 918 है। 1000 मेल पे 918 फीमेल। अगला है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो है सबसे पहले कब पब्लिश हुआ था, किस फाइनेंशियल ईयर में? तो सबसे पहले 2006-07 में बिहार इकोनॉमिक सर्वे हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह जो है 1857 में ज्वाइन कहाँ किया था? आरा में ज्वाइन किया था 1857 विद्रोह को, कि पटना में, कि बेतिया में, कि वाराणसी? देखो, कुंवर सिंह बिहार के थे तो वाराणसी तो होगा नहीं। ठीक है, अब आरा, पटना, बेतिया है। तो हम लोगों ने बात किया था कि वो ज्वाइन, कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे, 25 जुलाई 1857 को दानापुर में ज्वाइन किया। दानापुर कहाँ पे है? पटना में। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। इन विच टेरिटरी डिड ट्राइबल्स रिवेल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, के अगेंस्ट कौन सी जगह पे ट्राइबल्स लोगों ने, आदिवासी लोगों ने विद्रोह किया था? बिहार में, पंजाब में, सिंध में, काठियावाड़ में? तो बिहार में किया था, है ना, और भी जगह पे किए होंगे। ठीक है, तो छोटा नागपुर रीजन है जहाँ पे जैसे बिरसा मुंडा वाला जो हुआ था आंदोलन, है ना। सो किस बिहार ट्राइबल्स जो है सो ब्रिटिश के खिलाफ जगह जगह पे किए थे, तो मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर होना चाहिए। बिहार में कहाँ हुआ था वो आप देख लीजिए कि बिहार में जो है सो ये छोटा नागपुर रीजन में हुआ था, ये बिरसा मुंडा के द्वारा। इसको धरती अब्बा भी बोलते हैं और उगलन भी बोलते हैं। ट्राइबल्स जो है सो उगलन, रिवोल्ट, है ना। खुंटकटी सिस्टम के कारण ये हुआ था, है ना। लैंड पॉलिसी थी एक ब्रिटिशर्स की। हम देखेंगे आगे और क्वेश्चन आएंगे तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आंदोलन के बाद छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया था। और भी जगह हैं जहाँ पे आपको ये ट्राइबल्स रिबेल हुए थे। तो इट्स नॉट कि सिर्फ एक ही जगह हुआ, तो मोर देन वन ऑफ द एबव इज द आंसर। क्वेश्चन है, सो ऑलवेज विद द असेंट एंड ऑफन टू द डिक्टेट्स ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैरीड ऑन एंड दिस इज द वाइट मैन्स बर्डन। मतलब सीधा अगर लाइन याद रखेंगे तो वाइट मैन बर्डन, ये टर्म जो क्वाइन किया गया है वो किसके द्वारा टर्म किया था? अच्छा, एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये वाइट मैन्स बर्डन जो टर्म है ये क्वाइन किया गया है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। 1899 में ये टर्म आया था। ठीक है, और ये जो लिखा किसने था कि सो ऑलवेज विद द एसेंट एंड ऑफन, अतः
सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। मतलब कहता है कि भारत सरकार जो है वो हमारे अनुसार से नहीं, वाणिज्य मंडल के निर्देश पे चलता है। ये किसने बोला था? ठीक है, तो ये आपको बोला था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है ना, 1903 में, ठीक है ना, वो आपको इलाहाबाद में ये चीज़ें लिखा था कि देयर वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन लॉर्ड कर्जन टेस्टिमोनी इज ओनली द हैंड मेड टू द टास्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ट्रेड कैन नॉट थ्राइव विदाउट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ट्रेड हो ही नहीं सकता अगर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो। वाइल द लेटर इज नॉट वर्थ अटेंडिंग टू इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्मर, सो ऑलवेज विद द एसेंट, मतलब जब तक प्रॉफिट नहीं होगा, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना, तब तक ट्रेड नहीं होगा। सो ऑलवेज विद द एसेंट ऑफ ऑफन टू द डिक्टेट्स ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, है ना, गवर्नमेंट इंडिया इज गवर्नमेंट, मतलब इन लोगों के कहने पे, इन लोगों के सहमति पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रही है। तो इसी को बोलते हैं कि व्हाइट मैन्स बर्डन। समझ में आया? तो ये टर्म दिया था रुद्रयार्ड किपलिंग ने 1899 में, और 1903 में सुचेंद्र नाथ सिन्हा ने ये बात कही थी, व्हाइट मैन बर्डन। एक वर्ड याद रखिए, बस काम खत्म। अच्छा, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह क्या था? फर्स्ट सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अर्ज किया था पीपल को कि अल्कोहल नहीं पीना है। तो जब अल्कोहल नहीं पीना है तो क्या हो गया कि रेवेन्यू का लॉस हो गया ब्रिटिशर को। तो उन्होंने क्या किया, सर्कुलेट किया ऐसे ऐसे लोगों का नाम, ऐसे ऐसे इंडिविजुअल का नाम जो दारू पीते हैं, मतलब ड्रैंक अल्कोहल, कि लोगों को देखो इतने महान लोग पी रहे हैं तो तुम क्यों नहीं पी रहे हो। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था? तो ये हुआ था बिहार में। कहाँ पे हुआ था? बिहार में। ठीक है, बिहार में क्या हुआ था कि गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिशर गुड्स को आप नहीं यूज करो। ठीक है, उसमें अल्कोहल भी बोला था। तो अल्कोहल का जब बॉयकट हुआ तो इसमें उनको लॉस हो गया, बहुत रेवेन्यू का लॉस हुआ। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे लोगों का नाम, महान महान आदमी का किया जो मतलब लेकर पीते हैं। ठीक है ना, उसमें इंडियन लीडर्स भी थे, ऑफिशियल्स थे ब्रिटिश राज के। ठीक है ना, कि भाई तुम लोग क्यों छोड़ रहे हो, इतने महान महान लोग पीते हैं, तुम लोगों को पीना चाहिए। ये कहाँ हुआ था? बिहार में। अगला है कि सॉल्ट सत्याग्रह के समय में बिहार में, ठीक है ना, इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग। कौन सा टैक्स बोला कि जब सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था तो बिहार में मतलब सॉल्ट तो बना ही रहे थे, बट लोगों ने क्या किया कि गवर्नमेंट को एक टैक्स देना बंद कर दिया। कौन सा टैक्स? वो था चौकीदारी टैक्स। चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया। बिहार क्या है ना कि लैंडलॉक्ड रीजन है, इसमें कोई समुद्र से मिलता नहीं है। तो अब यहाँ पे मतलब सॉल्ट निकालना, सॉल्ट सत्याग्रह उतना फीजिबल था नहीं। तो इन्होंने कहा कि भाई हम भी लोग भी कुछ करेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आंसर आपको चौकीदारी टैक्स हो गया। अगला क्वेश्चन है कि द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिजाइंड इन फरवरी। 1937 में चुनाव चुना गया, 1938 में इन लोगों ने रिजाइन कर दिया। पहला कांग्रेस मिनिस्ट्री, देखिए पहले तो आपको मोहम्मद यूनिस ने बनाया। मोहम्मद यूनिस ये मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के थे। फिर आपको कृष्णा सिंह जो है सो कांग्रेस मिनिस्ट्री बनाए। ठीक है, और इसके बाद इन लोगों ने डिमांड किया कि भाई हमारा जो पॉलिटिकल प्रिजनर है उसको रिलीज करो। इन लोगों ने रिलीज नहीं किया, तो उसके लिए इन लोग क्या किए, 15 फरवरी 1938 को रिजाइन कर दिए कि भैया वायसराय को प्रेशर देंगे जिससे कि वो ये करेंगे। ठीक है, तो क्यों किया था, क्या रीजन था? द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन वॉर, वॉर में पार्टिसिपेशन के खिलाफ। सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह कॉल किया था इसलिए। हाई टैक्स था इसलिए, या पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज करने के लिए। तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए डिमांड में इन्होंने 15 फरवरी 1938 को रिजाइन कर दिया। ठीक है ना, समझ में आया? बाद में डिमांड को माना था वायसराय ने। ठीक है ना, और योगेंद्र शुक्ला जी को रिलीज कर दिया था 1938 में, और भी बाकी लोगों को किया था। ठीक है, अगला है कि बिहार किसान सभा से कौन रिलेटेड है, ये पूछ रहा है। स्वामी शहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकेतियन, यदुनंदन शर्मा। अब देखिए चीज़ें समझिए। बिहार किसान सभा मतलब बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में बना था। इसमें सोनपुर मेला में एक मीटिंग होती है ना, तो वहाँ पे ये सिर्फ फैसला होते हैं। अब दिक्कत क्या है ना कि इसमें कौन कौन थे, तो स्वामी शहजानंद तो थे ही, लेकिन क्या और भी लोग थे? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यदुनंदन शर्मा थे, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, ये सब भी थे। तो मोर देन
वन ऑफ द अबव। और राहुल सांकृत्यन कहाँ से थे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में, छपरा से। याद आ गया? ऐसे करके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और ये मत सोचना कि ई ऑप्शन अब नहीं है, हमें तो उस अनुसार से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये आपको था 63rd बीपीएससी और 64th बीपीएससी के जितने भी बिहार स्पेशल क्वेश्चन थे, ठीक है। सो दिस इज द कोट ऑफ द डे, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। जैसे मान लीजिए कि आप पहला वीडियो देखते हैं, फिर लगता है कि इतना ही कंटेंट है तो पड़ा हुआ है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करोगे तो जब आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तो आपको लगेगा कि हम तो बहुत प्रोग्रेस कर ली है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू कैन विजिट द वेबसाइट और यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है, फॉर PDF और अदर मटेरियल्स, ठीक है। इफ़ अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है।